हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अनसॉल्व पेपर को, जिसमें केमिस्ट्री के 4 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत ही जल्द 5वां सेट लेकर आएंगे और फिजिक्स का सेट नंबर 4 चल रहा है, जो उम्मीद कर रहे हैं कि आज के लेक्चर में ये पूरा कंप्लीट कर लिया जाए। तो उसके बाद फिर हम बेटा सेट नंबर 5 को बहुत जल्दी आरंभ करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ड़ा की ओर। 5 का ड़ा कह रहा है बोर के परमाणु मॉडल की संकल्पनाएं लिखिए। ये बेटा पिछले सेटों में भी हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। देखो क्या बताया था, बोर के परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड की कमियों को दूर किया गया और किसके आधार पे? क्वांटम सिद्धांत के आधार पे। इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो नाविक है, ये परमाणु है, परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में गति करते हैं और प्रत्येक कक्षा की एक अपनी निश्चित ऊर्जा होती है। इन्हें बोलते हैं ऊर्जा स्तर। इन ऊर्जा स्तर को आप के एल एम एन द्वारा डॉट 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 या संख्याओं 1 2 3 4 डॉट 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 द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। क्लियर? यहां पर जो पहला कोष है, पहले कोष को के से लिख दो या 1 से, दूसरे कोष, ये तीसरा कोष, ऐसे चौथा कोष, और प्रत्येक कोष की एक अपनी निश्चित ऊर्जा होती है। इनको क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं ऊर्जा स्तर। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में तभी घूम पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में तभी घूम पाएगा जब उसका कौड़ी संवेग h/2π के गुणक होगा। h/2π का क्या होगा? गुणक होगा। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में क्या करते हैं? गति करते हैं जिनका कौड़ी संवेग क्या होगा? h/2π का पूर्ण गुणक होगा। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन परमाणु की निम्नतम अवस्था में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु की कहां रहते हैं? निम्नतम अवस्था में रहते हैं, निम्नतम ऊर्जा अवस्था में रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो वह क्या करेगा? ऊर्जा का अवशोषण करेगा। यानी 1 से 2 में, 1 से 3 में जब उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो ऊर्जा का क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा। जैसे 3 से 2 में, 3 से 1 में जाएगा तो क्या करेगा? ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 का ढ नोट करेंगे। इसके बाद बेटा खंडिया और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा है? 6 है। और 6 क्या बोल रहा है? परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? किसी माध्यम के विद्युतशीलता तथा सापेक्ष विद्युतशीलता को परिभाषित कीजिए तथा दोनों के बीच संबंध बताइए। देखो सबसे पहले बात करेंगे परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। देखो तो परावैद्युत वे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, वे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है तथा वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर, अगर इन्हें हम क्या करेंगे? वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र में रखने पर ये विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। यानी तो ये क्या कहलाएंगे? परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच, मोम आदि। क्लियर? उसके बाद माध्यम की धारणशीलता पूछिए। तो माध्यम की धारणशीलता क्या है? माध्यम से जो परावैद्युत माध्यम है, परावैद्युत माध्यम में विद्युत धारा के ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है? विद्युत धारणशीलता कहलाती है। इसे एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। क्या बताया हमने? किसी भी परावैद्युत पदार्थ में विद्युत धारा ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारणशीलता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता, तो ये फॉर्मूला होता है ER बराबर एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन नॉट, अर्थात
किसी माध्यम की जो विद्युतशीलता है, किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, इनके अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, इनके अनुपात को बोलते हैं माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता। और इसे बेटा किससे लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट आर से, एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा गया है माध्यम के विद्युतशीलता, विद्युतधारणशीलता तथा सापेक्ष विद्युतशीलता में संबंध। देखो, माना दो आवेश Q1 व Q2, Q1 व Q2 Q1 व Q2 कैसे माध्यम में, किसी माध्यम में r दूरी पर स्थित हैं, तब उन पर कार्यरत बल, यानी बेटा दो आवेश हैं Q1 और Q2 किसी माध्यम में स्थित है, वायु या निर्वात तो नहीं है, कहां पर है, किसी माध्यम में स्थित है, तब उन पर कार्यरत बल 1/F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा क्योंकि माध्यम है, इसलिए बेटा एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट विद्युत धारणशीलता या माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, उसके बाद यहां पर निर्वात में, निर्वात के लिए बल क्या बन जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वायु या निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा और माध्यम के लिए एप्सिलॉन इंटू में Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। इसे बेटा F माध्यम मान लो, FM ये माध्यम हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 में इसमें भाग कर दो बेटा समीकरण नंबर 2 का, भाग करेंगे तो LHS और RHS में, तो F बट्टे FM, F में भाग करेंगे FM का बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर बट्टे FM का वैल्यू कौन सा बेटा, ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू में Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी बेटा सब कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा कौन, बाहर का बाहर गुणा और अंदर का अंदर गुणा, तो F बट्टे FM, ये एप्सिलॉन बेटा ऊपर पहुंच जाएगा, तो एप्सिलॉन ऊपर पहुंच जाएगा बट्टे में एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा F बट्टे FM बराबर ER, तो F बट्टे FM बराबर बन जाएगा बेटा एप्सिलॉन, F बट्टे FM बन जाएगा एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ये बेटा भाग में है, दूसरी ओर जाके गुणा में, तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन R। क्लियर, यही बेटा क्या हमारा विद्युत धारणशीलता, किसमें, ये विद्युत धारणशीलता तथा ये क्या है हमारी सापेक्ष विद्युतशीलता में संबंध। क्लियर, नोट करेंगे बेटा इस क्वेश्चन नंबर 6 को। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा क्या है, 6 का अथवा क्वेश्चंस, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। और उसके बाद बेटा हमें फिर दे रखा है सवाल। देखो, सबसे पहले हम बेटा जो संबंध निकालेंगे वह निकालेंगे अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। देखो, मान ले रहे एक चालक तार है, एक चालक
तार है और इस तार की लंबाई बेटा क्या है, L है, तथा क्षेत्रफल क्या है इसका, A। लंबाई L और क्षेत्रफल क्या है, A है। और इस तार के अंदर बेटा कौन उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे, जब इससे एक हम सेल, बैटरी या सेल द्वारा जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर ये इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से, नियत औसत वेग से एक ही दिशा में गति करना शुरू कर देते हैं और यह वेग क्या कहलाता है, इनका अनुगमन वेग। क्या कहलाएगा, अनुगमन वेग कहलाता है। क्लियर। तो सबसे पहले मैं पूछेंगे आपसे कि इस जो लंबाई, प्रत्येकांक लंबाई का जो आपने तार लिया है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो लिखेंगे माना प्रति एकांक लंबाई के तार में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आप बताओगे प्रत्येक लंबाई के तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, पर तार में लंबाई, तार की लंबाई L है तथा तार का क्षेत्रफल कौन है, A है। लंबाई L तथा तार का क्षेत्रफल जब A है तो ये क्या बन जाएगा, आयतन। तो आयतन बन जाएगा, तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसे बेटा लिख ले रहे हैं कैपिटल L से। अब प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, जो उसकी लंबाई है उसका क्षेत्रफल, लंबाई इंटू क्षेत्रफल, ये क्या बन जाएगा, आयतन। और इस आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बन जाएगी, प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब इलेक्ट्रॉन है तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी हो तो आवेश, आवेश Q बराबर क्या होगा, N इंटू में E। और N बेलन का आयतन लगाएंगे बेटा, जो आपका आयतन है उस आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या लगाएंगे कितनी है, तो N L इंटू में A और इंटू बेटा ये कौन है, E। ये बेटा क्या निकाल लिया, आवेश। उसके बाद आवेश के कारण, आवेश के कारण उत्पन्न धारा, आवेश के कारण उत्पन्न धारा क्या होगा बेटा, धारा I बराबर Q अपॉन T। अब देखो Q का वैल्यू ये रहा, N L A इंटू में E बट्टे T निकालना है। देखो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। समय है T, दूरी कितनी है प्रत्येकांक लंबाई की L, बट्टे किस चाल से, BD। तो T बराबर बेटा T की जगह क्या लगाएंगे, L अपॉन VD। L से L कैंसिल, BD को ऊपर भेज देंगे, तो I बराबर NE A BD। और यही बेटा क्या है, अनुगमन वेग और धारा में संबंध। यही क्या हमारा अनुगमन वेग और धारा में संबंध। क्लियर। तो यहां पर लिखेंगे माना, माना एकांक लंबाई L तथा क्षेत्रफल A का एक चालक तार है, एक चालक तार है जिसके सिरों पर विभवांतर V स्थापित कर देने पर चालक के भीतर
भीतर कौन उत्पन्न हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में नियत वेग से, विपरीत दिशा में VD वेग से गति करने लगते हैं तब नोट करेंगे। इसके बाद बेटा न्यूमेरिकल्स कराएंगे, नोट करो जल्दी। इसके बाद बेटा देखो सवाल क्या बोल रहा है कि किसी चालक तार की लंबाई L बराबर दे रखा बेटा 3 मीटर लंबाई दे रखी है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व N बराबर दे रखा है 8.5 गुणा 10 की पावर 28 मीटर की पावर -3 तथा तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह वेग करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा, यानी समय पूछा है। उसके बाद तार के अनुप्रस्थ काट, जो अनुप्रस्थ काट है उसका क्षेत्रफल दे रखा है 2 गुणा 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर और तार में प्रवाहित धारा कितनी है? 3 एम्पीयर की। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? अनुगमन वेग BD निकाल लीजिए। तो I बराबर होता है NEA/BD, I बराबर NEA/BD। ये गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में हो जाएंगे NEA बराबर बेटा कौन बचेगा? BD। I 3 एम्पीयर की धारा है बट्टे N 8.5 इंटू 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और इसका क्षेत्रफल 2 गुणा 10 की पावर -6 और बराबर बेटा किसके हो जाएगा? ये BD के बराबर किसके हो जाएगा? ये BD का। ठीक है, अब देख लो यहां से करना क्या है, इस दशमलव से बेटा ऊपर एक जीरो बढ़ा दो, यहां दशमलव बटेगा एक ऊपर जीरो बढ़ा दीजिए। क्लियर? उसके बाद 2 से काट लेंगे, ये 150 बार कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा? 150। और उसके बाद चलो 150, तो BD बराबर बचेगा 150 बट्टे 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 और 16 अट्ठे 128 और 8 136 और इंटू ये हो गए बेटा कितने? ये हो गए 19 और 6 25 माइनस के और ये प्लस के 28। तो प्लस के 28 में से माइनस के 25 गए तो प्लस के 3, जो ऊपर जाके बेटा किसके हो जाएंगे? -3 के। किसके हो जाएंगे? -3 के। 0 0 कैंसिल। 136 का भाग 15 में करेंगे, भाग जाने भाग टूटे बिंदी 10 लगाए 0, एक बार जाएगा, बचे कितने? यहाँ 4 और यहाँ 4 में से 1, फिर से बेटा क्या करें? 0, फिर से एक बार जाएगा, अर्थात BD बराबर बेटा जो निकलेगा वो 0.11 इंटू 10 की पावर -3 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें समय पूछा है तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है और समय बराबर होगा दूरी बट्टे चाल। समय बराबर क्या हुआ? दूरी बट्टे चाल। दूरी बेटा उसकी लंबाई होगी और लंबाई कितनी है? 3 बट्टे चाल। किस वेग से चल रहा है बेटा? 0.11 इंटू 10 की पावर -3। दशमलव हटाएंगे ऊपर 2 जीरो और ये बेटा -3 ऊपर जाके +3, तो इसे लिख सकते हैं 30 इंटू 10 और इंटू में जो -3 ऊपर जाके +3 और बट्टे में 11 का भाग देंगे, 11 दूनी 22, 8 बचे
900 लगाएंगे, 11 सत्ते 77, 3 बचे और 11 दूनी 22। तो यहां पर ये आता रहेगा इंटू 10 की पावर 3 और 1 4, इतने सेकंड। ये बेटा हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नोट करेंगे इस सवाल को। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 7 इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या बोल रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण एवं दिशा की विवेचना कीजिए। यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो तब बल का परिमाण क्या होगा। गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कार्य पर टिप्पणी लिखिए। देखो मान लिया ये बेटा हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में जो बेटा आवेश गतिमान है वह आवेश गतिमान है बेटा थीटा कोण पर। आवेश गतिमान है बेटा थीटा कोण पर। किस वेग से, B वेग से। क्लियर। ये इसका एक्स अक्ष हो गया, ये इसका वाई अक्ष और ये इसका क्या हो जाएगा, जेड अक्ष। ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। लेकिन जो आवेश गतिमान है बी वेग से वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर गतिमान है। अब क्या करेंगे, जब इस वेक्टर को थीटा कोण पर बेटा अंदर की ओर लेकर जाएंगे, अंदर की ओर लेकर जाएंगे तो कोण आएगा कॉस, और जब वेक्टर को बाहर की ओर लेकर जाएंगे बाई अक्ष के समांतर कर देंगे तो कोण आएगा बेटा साइन। क्लियर। तो ये बी कॉस बी साइन थीटा, ये बी कॉस थीटा। तो इस पर जो बल लगेगा परिणामी बल वो बेटा किधर लग रहा है, वाई अक्ष की दिशा में। क्लियर। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कोई आवेश प्लस क्यू चुंबकीय क्षेत्र V में थीटा कोण पर गतिमान है, तब आवेश पर कार्यरत बल F। आवेश पर कार्यरत बल F। नंबर 1 पहला जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक के, चुंबकीय क्षेत्र के लंबा जो घटक होगा उस घटक के वेग के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। यह बल है जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जो घटक होगा उस घटक के वेग के कैसा हो जाएगा, समानुपाती। अर्थात F समानुपाती V sin थीटा। इसके लंबवत बेटा 90 अंश पे ये आ जाएगा। दूसरा जो यह बल है, यह बल आवेश के कैसा होता है, समानुपाती होता है। आवेश के कैसा होगा, समानुपाती। अर्थात F समानुपाती Q। तीसरा जो बल है वह बल बेटा चुंबकीय क्षेत्र के कैसा हो जाएगा, समानुपाती। तीसरा है जो बल है चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र के कैसा होगा, समानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती चुंबकीय क्षेत्र V। इसे समीकरण नंबर 1, समीकरण 2 और समीकरण नंबर 3, समीकरण 1, 2 व 3 की तुलना करने पर, समीकरण 1, 2, 3 की तुलना करने पर इस तरफ देखो F, F और F, उसके बाद ये चिन्ह बेटा, फिर Q V V sin थीटा, Q V V sin थीटा।
समानुपाती का चिन्ह हटेगा, कौन बराबर का चिन्ह आएगा, एक कांस्टेंट आएगा के, उसके बाद क्यू बी वी साइन थीटा, क्यू बी वी साइन थीटा। पर यहां पर बेटा के बराबर क्या पाया गया बेटा, एक, तो के की जगह एक लगाएंगे तो एफ बराबर के की जगह के एक लग जाएगा तो बन जाएगा क्यू बी बी साइन थीटा, क्यू बी बी साइन थीटा। अगर इससे बेटा हम किस रूप में लिखना चाहेंगे, सदिश रूप में, सदिश रूप में, सदिश रूप में देखो जब साइन आएगा तो क्रॉस और कॉस होता है तो डॉट, तो एफ बराबर क्यू, जो बेटा वेक्टर बनेगा बी क्रॉस वेक्टर बी, ये बेटा इसका क्या हो जाएगा, सदिश रूप, ये इसका क्या हो जाएगा, सदिश रूप हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पर जो बेटा बल की दिशा है वह बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र और वेग दोनों के बेटा कैसी है, लंबवत है, अर्थात बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र वी व वेग वी के लंबवत दिशा में है। तो बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र बी व वेग वी के लंबवत दिशा में है। क्लियर। उसके बाद बेटा अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट बोल रहा है यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो, यह जो आवेश है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान है, तो आवेश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में बेटा जो कोण बनेगा वो कोण कितना बनेगा, जीरो। कोण कितना बनेगा, जीरो। और जब बेटा जीरो, यहां पर बेटा एफ बराबर क्यू वी वी साइन और थीटा बराबर बेटा कितना लगाओगे, जीरो, तो साइन जीरो का वैल्यू कितना हो जाता है, जीरो, तो यहां पर बल कितना लगेगा, शून्य। बल कितना लगेगा, शून्य लगेगा। क्लियर। तीसरा स्टेप बोल रहा है यदि गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कार्य पर टिप्पणी लिखनी है, गतिमान आवेश द्वारा। अब चूंकि बल की दिशा जो बल की दिशा है वह वेग के कैसी है, लंबवत है, वेग के लंबवत है। जब लंबवत है तो बेटा यहां पर बल की दिशा जब वेग के लंबवत है तो थीटा बराबर कितना लगाओगे, जीरो, और थीटा बराबर जब जीरो लगाओगे तो यहां पर जो कार्य निकलेगा वह कार्य W बराबर क्या निकलेगा, शून्य। कार्य W बराबर क्या निकलेगा, शून्य। क्लियर। 7वां क्वेश्चन नोट करेंगे। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 7 इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या प्रश्न बोल रहा है, बोल रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों को समझाइए। और उसके बाद सवाल, सबसे पहले समझेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, किसी परपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर उत्पन्न हुए विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी जो कोई परपथ है उस परपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर दें, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए, यही घटना क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो लिखेंगे किसी परपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर उत्पन्न हुए विद्युत वाहक बल या
विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की घटना को, प्रेरित धारा की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। उसके बाद फैराडे के नियम। क्या है फैराडे के नियम? देखो, प्रथम नियम क्या बोलता है? प्रथम नियम समझते हैं। प्रथम नियम बोलता है कि देखो, यदि किसी परपथ में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाए, चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या किया जाए? परिवर्तन किया जाए, तो परिवर्तन करने पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह विद्युत वाहक बल तभी तक उत्पन्न रहता है, यह विद्युत वाहक बल तभी तक उत्पन्न रहेगा जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जाए। तो क्या बताया? जब किसी परपथ में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाए तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह विद्युत वाहक बल तभी तक प्रेरित रहता है जब तक उस परपथ में चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या किया जाए? परिवर्तन जैसे ही बंद होगा, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन बंद, तो विद्युत वाहक बल बेटा नहीं उत्पन्न होगा। ठीक है, तो लिखेंगे प्रथम नियम में लिखेंगे जब किसी परपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह विद्युत वाहक बल तभी तक यह विद्युत वाहक बल तब तक प्रेरित रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है। यह फैराडे का प्रथम नियम है। यह फैराडे का क्या है? प्रथम नियम। उसके बाद फैराडे का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है जो विद्युत वाहक बल है, या किसी कुंडली में जो विद्युत वाहक बल है वह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के कैसा होता है? समानुपाती होता है। तो यहां पर लिखेंगे द्वितीय नियम में लिखेंगे इस नियम के अनुसार, या इस नियम के अनुसार किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के
समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के कैसा होता है, समानुपाती, अर्थात E समानुपाती होगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और की दर का मतलब बेटा यहां पर क्या है, समय। दर का मतलब क्या है, समय। अर्थात यहां से बेटा क्या हुआ, समानुपाती का चिन्ह हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा K, और यहां पर ऋणात्मक चिन्ह लिया हमने, उसके बाद डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। क्लियर। अब K बराबर क्या पाया गया, 1 पाया गया, तो E बराबर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और चिन्ह यहां पर क्या है, माइनस। यह माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि जो विद्युत, यह चिन्ह बेटा माइनस यह प्रदर्शित कर रहा है कि जो विद्युत फ्लक्स, जो विद्युत वाहक बल है वह चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करती है, और विरोध के कारण यहां पर चिन्ह कैसा आया है, ऋणात्मक। तो यहां पर लिखेंगे यह ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करती है। चुंबकीय फ्लक्स का क्या कर रही है बेटा, विरोध कर रही है। इसको नोट करेंगे, उसके बाद सवाल कराते हैं। इसके बाद बेटा प्रश्न क्या दे रखा है, एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में लेकर आओ, 10 की पावर -2 से गुणा कर दो। -2 में से प्लस का 1 गया, माइनस का 1, पर क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद बेटा प्रतिरोध R बराबर दे रखा है 2 ओम, और फेरों की संख्या दे रखी है 500, और कुंडली का बेटा जो चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है 3 × 10 की पावर -5 टेस्ला, और यहां पर जो समय दे रखा है 0.25 सेकंड में कुंडली बेटा 180 अंश घूम जाती है। तो प्रारंभ में कुंडली बेटा 0 अंश पे रखी थी, घूम कितनी जाती है, θ2 बराबर 180 अंश। प्रेरित विभव पूछा है और धारा। क्लियर। तो यहां पर फॉर्मूला होता है E बराबर -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। जब फेरों की संख्या दे रखी हो तो n से क्या कर देते हैं, गुणा। अब देखो यहां पर -n डेल्टा फाई को लिख सकते हैं φ2 - φ1 बटे डेल्टा टी। तो यहां पर -n फाई बराबर होता है BA cos θ2 माइनस VA cos θ1 बटे डेल्टा टी। अब बेटा यहां से दोनों जगह से BA कॉमन आ जाएगा, कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा cos θ2 माइनस के cos θ1 और बटे डेल्टा टी। मान लगा देंगे। अब n का वैल्यू बेटा है 500 इंटू B का वैल्यू कितना दे रखा है 3 × 10 की पावर -5 इंटू में A का वैल्यू दे रखा है A बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 3.14 और R की जगह लगाए बेटा 10 की पावर -1, पर यहां क्या है स्क्वायर है तो 2 बार लगा दो। और cos θ2 का वैल्यू बेटा 180 माइनस cos θ1 का वैल्यू बेटा 0 बटे समय में परिवर्तन कितना हुआ 0.25 का। ठीक है। इस दशमलव से ये दशमलव कैंसिल, 25 दूनी बेटा होते हैं 50, 20 बार कट जाएगा। अब देखो 3 दूनी 6 का मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दो, 3 दूनी 6 का मल्टीप्लाई, 6 चौकू 24, 6 कम 6 2 8 और 6 तिया 18 के, और यहां पर 0 ये रहा, ये 0 ये रहा। माइनस का चिन्ह है इंटू माइनस के 6 माइनस के 7 और माइनस के 5 माइनस के 6 और माइनस के 7, तो माइनस के 7 क्योंकि 5 6 और 1
7। उसके बाद cos 180 अंश का मान -k1 माइनस cos 0 का मान बेटा 1। अब देखो -k1 तो यहां से 18 8 4 0 इंटू 10 की पावर -k7 इंटू में -k2। माइनस का गुणा माइनस करोगे प्लस हो जाएगा और 2 0 गुणा करेंगे 0, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 एकम 2 और 1 3। क्लियर। और इंटू में 10 की पावर -4। अब क्या करना है 1 2 3 4 अंक दशमलव इधर खिसका लो। 4 अंक दशमलव इधर खिसकाएंगे तो घात बेटा प्लस की बढ़ जाएंगी। तो 3.768 इंटू 10 की पावर -k कितने बचेंगे 3 और ये बेटा वोल्ट। उसके बाद हमसे पूछिए धारा I, तो I बराबर E/R। E का वैल्यू है 3.768 इंटू 10 की पावर -3 बट्टे R। R का वैल्यू 2 का भाग करेंगे 2 एकम 2 पॉइंट 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16 और 2 चौकू 8 इंटू 10 की पावर -3। ये बेटा हमारा एम्पियर। क्लियर। नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को।